नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। देश में जारी आर्थिक संकट के बीच एक और बड़ा झटका लगा है। दूसरी तिमाही में जीडीपी यानी विकास दर आधा फीसदी गिरकर 4.5% पर पहुंच गई है, जो कि पिछले करीब 7 साल में सबसे कम है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुंबई की आर्य कॉलोनी में बनने वाले मेट्रो कार शेड के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। उद्धव सरकार ने साफ किया कि अगले आदेश तक आर्य कॉलोनी में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। तेलंगाना पुलिस ने राजधानी हैदराबाद में हाईवे पर एक महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद उसे जला देने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित लड़की की मां ने इस खौफनाक वारदात के सभी आरोपियों को सबके सामने जिंदा जलाने की मांग की। और लोकसभा में नाथूराम गोडसे को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आज 2 बार माफी मांगनी पड़ी, जिस पर और हंगामा बढ़ गया। गोरखपुर में महंगे प्याज को श्रद्धांजलि देकर विरोध जताया गया। यूपी के गोरखपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती प्याज की कीमत को लेकर प्याज और लहसुन को श्रद्धांजलि दी। पटना में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णानंद प्रसाद वर्मा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोत दी। यूपी के उन्नाव में जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे की क्लास में सरकारी स्कूल के टीचर अंग्रेजी पढ़ने में फेल हो गई, जिसके बाद डीएम ने उन्हें फटकार लगाई। इसको पढ़ने से क्या भाई बच्चों को? टीचर श्रीकांत जेएनयू में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों ने स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के भवन में ताला जड़ दिया, जिसको खुलवाने पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड और टीचरों का छात्रों ने जमकर विरोध किया। बेंगलुरु में बैंक से पैसा निकालकर कार से जा रहे एक शख्स के आगे चोरों ने पैसे फेंक दिए, जिसके बाद कार सवार पैसे उठाने लगा। इसी दौरान चोर कार में रखे 1.5 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। राजस्थान के कोटा में एक टीचर ट्रेनिंग के दौरान कुछ महिला और पुरुष टीचरों ने जमकर नागिन डांस किया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। टीचरों ने जमकर नागिन डांस किया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दिए। गाजियाबाद में बारिश के साथ ओले पड़ने के बाद सड़क पर भारी मात्रा में ओले बहते हुए नजर आए। इस दौरान ऐसा लग रहा था कि गली में ओलों की बाढ़ आ गई है। चेन्नई में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद समुद्र से निकला प्रदूषित पानी का सफेद झाग चेन्नई के मरीन बीच पर फैल गया। ये झाग समुद्र किनारे कई किलोमीटर तक फैल गया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल उठे, जबकि ठंड बढ़ने से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अपने प्रियजनों को धन्यवाद दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अंतरिक्ष स्टेशन में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं। Thanksgiving is all about family. I grew up in a family with 5 kids, and as a first-generation American, I guess my parents had to learn pretty quick how to put on a great Thanksgiving feast. I have a lot of fond memories of growing up and eating with all my siblings and having a great time. हैदराबाद में एक पुल के नीचे एक महिला डॉक्टर की अधजली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक 27 साल की महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हाईवे पर हुई हैवानियत की खबर से पूरा देश सन्न है, क्योंकि हैदराबाद के इस पुल के नीचे पड़े महिला डॉक्टर के अधजले शव को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए, महिला डॉक्टर की इस बहन पर क्या बीत रही होगी, जो अपनी बहन के शव को ऐसी हालत में देखकर खुद बदहवास हैं। दरअसल महिला डॉक्टर खुद को एक डॉक्टर को दिखाने के लिए शाम को स्कूटी से एक प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए निकली थी, जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है।
हालांकि रास्ते में स्कूटी खराब होने पर उसने स्कूटी टोल प्लाजा के पास छोड़ दी। इसकी भी तस्वीरें टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। लेकिन महिला डॉक्टर के परिजनों का दावा है कि जब वो डॉक्टर को दिखाकर लौटी तो स्कूटी पंक्चर मिली। महिला डॉक्टर ने फौरन अपने घर फोन लगाया और जानकारी दी कि स्कूटी पंक्चर है और यहाँ उन्हें डर लग रहा है। इसी दौरान 2 आरोपियों ने पंक्चर ठीक कराने का ऑफर दिया, जिस पर महिला डॉक्टर ने उनकी बात पर विश्वास किया और उनके साथ चल दी। हालांकि बाद में घर वालों ने फोन कर बात करने की कोशिश की तो महिला का फोन बंद आने लगा। आरोप है कि मदद के नाम पर पहले महिला डॉक्टर के साथ रेप किया गया और फिर उन्हें जलाकर मार डाला गया। हालांकि वारदात के बाद महिला डॉक्टर के घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में वो मिली नहीं। इसके बाद अगली सुबह फ्लाईओवर के नीचे उसका अधजला शव बरामद किया गया, जिसकी शिनाख्त के लिए परिवार वालों को बुलाया गया। ఏమో ఇప్పుడే తీసుకెళ్ళా నాకు చాలా భయమేస్తుంది అని చెప్పింది. నేను చెప్పాను వదిలేసి వచ్చేసేమని, లేకపోతే టాల్ బూత్ దగ్గరికైనా వెళ్ళమని చెప్పాను. కానీ ఏం వెళ్తామా టాల్ బూత్ దగ్గరికి వెళ్ళి నిలిచి ఉంటాము, చెప్పే వాళ్ళందరూ చూస్తారు అని అంది. ఆ తర్వాత ఏం చెప్పేసి అనిపించట్లేదు అంతే, మళ్ళీ అందరు లేదు వచ్చారు అలా అని అంది. हालांकि इस बीच हैदराबाद पुलिस ने मामले में एक लॉरी ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार करने का दावा किया है और उनसे पूछताछ करने में जुटी है। लेकिन महिला डॉक्टर के साथ की गई दरिंदगी का हैदराबाद समेत पूरे देश में विरोध हो रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया पर महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने मुहिम छेड़ दी है। हैदराबाद के वकीलों ने भी समर्थन दिया। देखिए कैसे वकीलों ने महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के समर्थन में नारेबाजी की और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इतना ही नहीं, कई जगह महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि भी दी गई और उसके गुनहगारों को कड़ी सजा देने की मांग की गई। हालांकि इस बीच तेलंगाना के गृह मंत्री का विवादास्पद बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि अगर महिला डॉक्टर ने अपनी बहन की जगह पुलिस को फोन किया होता तो उन्हें बचाया जा सकता था। जो वाकया हुआ, जो हमारी डॉक्टर के साथ जिस तरीका का बर्ताव किया गया, उसे बहुत हमें दुख होता है। अफसोस की बात है कि वो डॉक्टर एक पढ़ी लिखी होने के बाद अपने बहन को फोन की, अगर वो 100 को कॉल कर देती तो सेफ हो जाती थी बात। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी दावा किया कि वो तेलंगाना सरकार के अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं, ताकि महिला की हत्या में शामिल सभी आरोपी पकड़े जाएं और उन्हें सजा दी जाए। DGP Sam is coming to me and he will going to give me proper report, and also I request the advocates and also I request the society. Who's the culprits? We should isolate from the society. नेता मंत्री तो आरोपियों को सजा दिलवाने के दावे और दलीलें खूब दे रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में हुई हैवानियत की खबर से पूरा देश सन्न है। दिल्ली के निर्भया कांड के 7 साल बाद भी देश के सामने एक ही सवाल है कि आखिर कब इस देश में महिलाएं रात के अंधेरे में भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत पर राहुल गांधी ने भी दुख जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि हैदराबाद में रेप और हत्या की घटना सुनकर मैं हैरान हूँ। कैसे कोई किसी की इस तरह से हत्या कर सकता है? पीड़ित के परिवार के साथ मेरी सांत्वनाएं। एक महिला डॉक्टर गैंगरेप मर्डर केस के संबंध में हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने भी गैंगरेप की पुष्टि की है और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनमें 2 आरोपियों की उम्र 20 साल है। वारदात के वक्त सभी आरोपियों ने शराब पी रखी थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपनी गाड़ी पास में ही पार्क की हुई थी। पीड़िता की स्कूटी भी वहीं पर पार्क थी। तभी आरोपी को ये आइडिया आया कि पीड़िता की गाड़ी को पंक्चर किया जाए। इसके बाद मदद के नाम पर उन्होंने रात 9 बजे पीड़िता को अगवा कर लिया और चारों ने बारी बारी से पीड़िता के साथ रेप किया। यही नहीं, बड़ी बेरहमी के साथ गला दबाकर पहले उसे मार दिया गया, इसके बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए जला दिया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले में मोहम्मद आरिफ, जोल्लू शिवा, जोल्लू नवीन और चिंता कुन्ना चेन्ना केशवल को गिरफ्तार किया। Basing on the information received, we have arrested 4 people today. The 4 accused are Mohammed alias Arif, is a native of, is a lorry driver, is a native of Chakuluri, Maksal Mandal, Narayanpet district, is about age is 26 years. Then we have Jollu Siva, age 20 years, lorry cleaner, native of Kudiganda, Maksal Mandal and Narayanpet district. Then we have the Jollu Naveen, age 20 years, lorry cleaner, Kudiganda village, Maksal Mandal and Narayanpet district. Then the 4th accused is Chintakonta, Chenna Keshla alias Chenna, 20 years, occupation is lorry driver, resident of Kudiganda, Maksal Mandal. सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में हो रही लापरवाही को लेकर योगी सरकार एक बार फिर से निशाने पर है।
सोनभद्र के एक सरकारी स्कूल में 1 लीटर दूध में पानी मिलाकर उसे 85 बच्चों को पिलाया गया, लेकिन इसका वीडियो वायरल होते ही प्रशासन से लेकर लखनऊ की सियासी गलियारों तक हड़कंप मच गया, क्योंकि वायरल हुए वीडियो में ये कारनामा साफ नजर आया। स्कूल में कुक के तौर पर काम करने वाली महिला ने चूल्हे पर रखे गए एक बर्तन में बाल्टी से पानी डाल दिया। दूध का पैकेट वहीं पास ही चूल्हे पर रखा हुआ था। थोड़ी देर में जब पानी गर्म हो गया तो महिला ने पैकेट का दूध बर्तन में डाल दिया। इस तरह 1 लीटर के पैकेट से स्कूल के 85 बच्चों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया गया। दूध गर्म हुआ और नियम के मुताबिक सभी बच्चों को 1 गिलास दूध भी पिला दिया गया। वैसे तो अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे, शिक्षक पढ़ा रहे थे और 1 लीटर दूध में सभी बच्चों को 1 गिलास दूध भी मिल रहा था। लेकिन मुश्किल ये हो गई कि इस चमत्कार का किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो सामने आया तो सच्चाई भी सामने आ गई। एक पैकेट में 1 बाल्टी डालेगी। 1 बाल्टी? अच्छा, कितने बच्चों को पिलाई? बच्चा को। और इसके बाद शुरू हुआ बात को रफा दफा करने का सिलसिला। बहाना ये बनाया गया कि कुक की गलती से एक दिन ऐसा हो गया, यानी रोज ऐसा नहीं होता। तो पैकेट का दूध वहाँ पे था, लेकिन कुक को ने 1 पैकेट में पिलाया, फिर वहाँ पे दूध था उपलब्ध, फिर वहाँ पुनः बच्चों को दूध पिलाया गया मानक के अनुरूप। पहली बार गलती हुई थी? जी सर, हाँ भूल हुई है, लेकिन तत्काल भूल का सुधार कर लिया गया। लेकिन बात स्थानीय शिक्षा अधिकारी के हाथ से निकल चुकी थी। वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन समझ गया कि बवाल होना तय है, लिहाजा जिले के शिक्षा अधिकारी मुआयना करने पहुंच गए। उसमें पानी भी पिलाया गया था। अच्छा, तो मास्टर साहब मंगाए थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपनी जांच के बाद अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे कि पानी में दूध मिलाने वाला वीडियो साजिश के तहत बनाया गया और वीडियो बनाने वाले का मकसद मीडिया में शोहरत पाना हो सकता है। कुछ यहीं के लोग इस चीज को जो है पानी मिला के या कैसे ज्यादा उस चीज को मीडिया में देना या उसको फोटो खींच के मीडिया में देना, इस तरीके की। तो क्या लगता है, क्या सोची समझी रणनीति के तहत करवाया गया? ये मैं नहीं कर सकता, ये जांच प्रांत, और जो भी अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित होगा। ये अजीबोगरीब दलील देकर शिक्षा अधिकारी चले गए और जाते जाते दावा कर गए कि मामले की जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। प्रशासन की कोशिश मामले को रफा दफा करने की दिखी, लेकिन इस बीच मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर तंज कसा और लिखा कि दिखावटी भाजपा सरकार, मिलावटी पोषण आहार, और लगे हाथ कांग्रेस ने भी योगी सरकार को घेर लिया। मिर्जापुर में नमक रोटी के सवाल को उठाता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। बाराबंकी में जब एक पत्रकार इस मुद्दे को उठाता है तो डीएम उसके खिलाफ नोटिस देता है। और आज सोनभद्र में इतनी बड़ी घटना सामने आई, सरकार की कारगुजारी उत्तर प्रदेश के सामने आ चुकी है। इसके बाद सरकार के पास कठोर कदम उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आनन फानन में स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षा मित्र पर गाज गिर गई, उसे निलंबित कर दिया गया और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। प्रथम दृष्टया ये बात समझ में आई कि शिक्षा मित्र ने दुर्भावना से प्रेरित होकर के ये किया, इसलिए कठोर कार्रवाई हमने की है। शिक्षा मित्र की सेवा समाप्त कर दी गई, उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गया। मिर्जापुर के स्कूल में बच्चों को नमक रोटी खिलाने का मामला ज्यादा पुराना नहीं हुआ। अब पानी में दूध मिलाकर पिलाने के वीडियो ने सरकार और प्रशासन को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंदी की सुगबुगाहट के बीच अर्थव्यवस्था के लिए एक और बुरी खबर आई, जो मोदी सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका है। चालू वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में भारत की विकास दर में बड़ी गिरावट आई है। अब विकास दर 4.5% पर पहुंच गई है। देश की इतनी कम विकास दर 7 साल पहले थी। 1 साल पहले ही इस तिमाही में विकास दर 7% थी, जबकि पिछली तिमाही में ये 5% थी। इस तरह सिर्फ 3 महीने के भीतर विकास दर में 0.5% की गिरावट आई है, जो करीब 7 साल में किसी एक तिमाही की सबसे बड़ी गिरावट है। मौजूदा वित्त वर्ष के 7 महीनों में ही राजकोषीय घाटा भी बजट में तय लक्ष्य से ज्यादा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की आर्थिक सोच के दिवालियेपन का नतीजा है कि जीडीपी की सेकंड क्वार्टर की ग्रोथ 6 साल में सबसे कम होकर 4.5% पर रह गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए जीडीपी के मायने अब बन गए हैं गॉड से डिवाइसिव पॉलिटिक्स, जिसकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है और इसीलिए लगता है कि वो खुशियां मना रहे हैं। पर कि देश में नौजवानों के लिए रोजगार नहीं, किसान के लिए फसल की कीमत नहीं, व्यापार नहीं, निर्यात नहीं, किसी प्रकार का नया उद्योग और धंधा नहीं, खपत जो है वो आज
पिछले 30 साल में सबसे औंधे मुंह पर है, इन्वेस्टमेंट 16 साल में सबसे निचले पायदान पर है, कोर सेक्टर ग्रोथ 8 साल में सबसे निचले पायदान पर है। आज पूरा देश और देश के लोग गरीबी के एक ऐसे संकट में फंस गए हैं जिससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, पर मोदी सरकार है कि मानती ही नहीं। मध्य प्रदेश में एक ट्रक से 25 लाख का प्याज चोरी हो गया। नासिक से गोरखपुर के लिए ट्रक से भेजा गया प्याज गायब होने के बाद नासिक के एक व्यापारी ने मध्य प्रदेश की शिवपुरी में एसपी से गुहार लगाई। गायब हुआ ट्रक शिवपुरी में मिल गया, लेकिन उसमें रखा गया करीब 25 लाख का प्याज गायब पाया गया। करीब 20-22 लाख की प्याज, तो ये लोग क्या है, ट्रक मालिक का बोल इसमें डबल करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने पूरी जांच पड़ताल कर ली है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गजरौला इलाके में कार के पेड़ से टकराने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात जिले के अकबरपुर इलाके में ट्रक में भीषण आग लग गई, जिसमें फंसे ड्राइवर की जलने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के नीमच में प्याज की कीमत 80 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं। प्याज के रेट हैं 60 से 80 रुपए किलो चल रहे हैं और मैंने भी आज बहुत हिम्मत करके प्याज लिया है, क्योंकि वाकई रेट इतने तक लगातार बढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है आगे रेट बढ़े, इससे अच्छा मैं एक आध किलो प्याज तो ले लूं। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में छेड़खानी कर रहे एक युवक की महिलाओं ने सरेआम जमकर पिटाई कर दी। शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस प्रमुख राजीव कुमार को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया। सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल रिलीज हुई फिल्म लव यात्री पर बड़ी राहत दी और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की शिकायत को खारिज कर दिया। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गंगोत्री में भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा। लगातार 2 दिनों की बढ़त के बाद शुक्रवार को शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 336 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ 40,793 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 95 अंक फिसलकर 12,056 पर कारोबार कर रहा था। गोडसे को देशभक्त बताने वाले बयान पर घिरी प्रज्ञा ठाकुर ने संसद में 3 घंटे में 2 बार माफी मांगी। इस मुद्दे पर विपक्ष की नाराजगी को देखते हुए सरकार ने पहले ही संकेत दे दिया था कि प्रज्ञा ठाकुर लोकसभा में बयान देंगी और मामला खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगने के साथ पलटकर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और फिर लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। हालांकि सदन में विपक्ष ने जैसे ही इस मुद्दे को उठाया, स्पीकर ने प्रज्ञा ठाकुर को बोलने की इजाजत दे दी और प्रज्ञा ठाकुर ने भी शुरुआत माफी से ही की। बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। लेकिन इसके आगे प्रज्ञा ठाकुर ने परंतु जोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो विपक्ष को मंजूर नहीं था। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था, जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, वो तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था, जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। विपक्ष को ये बात नागवार गुजरी कि प्रज्ञा ठाकुर ने सीधे माफी मांगने की बजाय अपना बचाव करना शुरू कर दिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। प्रज्ञा ठाकुर ने आगे जो कहा उस पर कांग्रेस भड़क गई कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। इस विवाद में राहुल गांधी ने ट्वीट करके प्रज्ञा ठाकुर के लिए आतंकी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे प्रज्ञा ठाकुर और बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। एक और विपक्ष प्रज्ञा ठाकुर से माफी की मांग पर अड़ा था, दूसरी ओर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा दी। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी से उनके सम्मान को ठेस पहुंची है, इसीलिए राहुल गांधी माफी मांगे।
इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। और इसलिए हिंदुस्तान में नहीं सारे दुनिया में निंदा हो रहे हैं। ये निंदा से देश को बचाने का जिम्मेदारी सरकार को भी है, आपको भी है। ये महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के नहीं, महात्मा गांधी सारे दुनिया के गरीब लोगों की नेता है। विपक्ष प्रज्ञा ठाकुर को सदन से बर्खास्त करने की मांग करने लगा तो बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ गई और सदन में हंगामा बेकाबू हो गया। सदन के सदस्य को आतंकवादी कहना वो महात्मा गांधी की हत्या से भी ज्यादा बदतर है, इसलिए आप राहुल गांधी जी के ऊपर प्रिविलेज वोट करिए। सदन में हो रहे हंगामे को देखते हुए स्पीकर ने विपक्षी दलों के नेताओं की राय सुनी। तमाम नेताओं ने माफी मांगकर मुद्दे को खत्म करने की सलाह दी। मुलायम सिंह यादव की सलाह पर स्पीकर ने अपने कमरे में विपक्ष और सरकार की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में विवाद खत्म करने पर सहमति बन गई और भोजन अवकाश के बाद प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में एक बार फिर माफी मांगी। मैंने 27/11/2019 को एसपीजी बिल की चर्चा के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त नहीं कहा, नाम ही नहीं लिया, फिर भी किसी को ठेस पहुंचती हो तो मैं खेद प्रकट करते हुए क्षमा चाहती हूँ। ठीक है। प्रज्ञा ठाकुर के माफी मांगने के बाद ही संसद में शुरू हुआ हंगामा थमा, लेकिन सदन से बाहर इस पर सियासी घमासान जारी रहा। 2 दिन पहले एसपीजी सुरक्षा को लेकर हो रही बहस के दौरान जब ए राजा ने महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र किया तो प्रज्ञा ठाकुर ने आपत्ति जताते हुए गोडसे की तरफदारी की थी। उसके बाद से ही प्रज्ञा ठाकुर विपक्ष के निशाने पर है और इसीलिए जब प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा में पहली बार किंतु और परंतु के साथ माफी मांगी तो विपक्ष भड़क गया। शुरुआत में क्या था, यदि मैंने किसी को कोई मेरे टिप्पणी से कोई ठेस नहीं, यदि का क्या मतलब, वो जानती नहीं वो क्या कहा और कब कहा। हालांकि स्पीकर के कहने पर प्रज्ञा ठाकुर ने दूसरी बार माफी मांगी और स्पीकर ने यह भी साफ कर दिया कि सदन के बाहर कही गई किसी बात पर बहस नहीं होगी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की टिप्पणी का मुद्दा गर्म हो गया। राहुल ने ट्वीट करते हुए प्रज्ञा ठाकुर को आतंकी बताया था, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो प्रज्ञा ठाकुर पर की गई अपनी टिप्पणी पर कायम है। आतंकवादी वो होता है जो हिंसा का प्रयोग करता है। वो मीडिया के बारे में कह रही है, उनका उसकी प्रशंसा कर रही है, तो आइडिया देखिए, तो वो भी हिंसा का प्रयोग करता था, ये भी हिंसा की प्रयोग करती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आप और क्या जो मैं ट्विटर पे लिखा है उसको और क्या। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने भी प्रज्ञा ठाकुर और बीजेपी की मांग पर तीखा हमला बोला। इस वक्त कहेगी शहीद हेमंत करकरे के को देशद्रोही कहेगी और उससे सब माफी मांगते फिरे। उसको तो इस सदन में बैठने का अधिकार नहीं होना चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। गोडसे को लेकर दिए प्रज्ञा ठाकुर के बयान की वजह से बीजेपी बैकफुट पर है। पहले ही पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की सलाहकार समिति से निकाल दिया है और उनके इस सत्र में संसदीय दल की बैठक में आने पर भी रोक लगा दी गई। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तलब किया। महासचिव भूपेंद्र यादव और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ 7वीं प्रज्ञा ठाकुर की बैठक हुई और वही तय हुआ कि वो अपने बयान पर माफी मांगेंगी। उनकी माफी के बाद लोकसभा में ये मुद्दा खत्म तो हो गया, लेकिन गांधी और गोडसे को लेकर शुरू हुई तल्ख बहस जारी है। और फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ब्रिटेन से, जहां पर लंदन ब्रिज पर फायरिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ युवकों ने एक युवक पर हमला किया और इस हमले के दौरान गोलियां चलाई गई हैं और पुलिस के पहुंचने पर हमलावरों ने पुलिस पर भी फायरिंग की। इस फायरिंग में कुछ लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। पुलिस ने लंदन ब्रिज को सील कर दिया है। आपको बता दें कि लंदन में टेम्स नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, लंदन ब्रिज, जिस पर ये फायरिंग हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं लाल घेरे के अंदर। पुलिसकर्मी वहां पर मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद फायरिंग की घटना सामने आई। और आंख कान खोल के में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे फर्जी कॉल सेंटर पर शिकंजा। चर्चा का विषय बन गया जब वहां मौजूद शिक्षकों को डांस करने का वीडियो सामने आया। दरअसल इस ट्रेनिंग कैंप में 3 टीचर जमकर नागिन डांस करते हुए देखे गए, जबकि बाकी के टीचर इस नागिन डांस का वीडियो बनाते पाए गए। देखिए कैसे पुरुष टीचर रुमाल को बीन बनाकर मुंह में दबाए हैं, जबकि महिला टीचर नागिन डांस करने में जुटी है। इस दौरान नागिन बनी टीचर फन से सपेरे बने टीचर को डसने की कोशिश भी करती है।
दूसरा टीचर रुमाल को मुंह में दबाकर सपेरे के स्टाइल में सांकेतिक तौर पर बीन बजाने की कोशिश करता है, जिस पर वही महिला टीचर झूमकर नागिन जैसी नाचती है। इसके बाद महिला टीचर डांस करते हुए थक जाती है और वहीं पर बैठ जाती है। अब तीसरा टीचर रुमाल को थामता है और उसे मुंह में दबाकर सपेरा बनता है। हालांकि महिला टीचर अब पूरी तरह से थक चुकी होती है, लेकिन रुमाल मुंह में दबाए टीचर उसे उठाने की कोशिश करता है। अब तीसरा टीचर रुमाल को थामता है और उसे मुंह में दबाकर सपेरा बनता है। हालांकि महिला टीचर अब पूरी तरह से थक चुकी होती है, लेकिन रुमाल मुंह में दबाए टीचर उसे उठाने की कोशिश करता है। इस दौरान बाकी साथी टीचर ठहाके लगाते और तालियां बजाते हुए अपने मोबाइल फोन पर इस डांस को रिकॉर्ड करने में मस्त थे। ये सिलसिला काफी देर तक चला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चाओं में आ गया। हालांकि कुछ लोग इसे खाली वक्त में टीचर्स की मौज मस्ती करार दे रहे हैं, तो कुछ इस डांस को फूहड़ बताने में जुटे हैं। लेकिन नागिन डांस का वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान का शिक्षा विभाग सख्त हो गया और नागिन डांस में शामिल शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया। हालांकि टीचरों के इस तरह डांस करने का ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले भी राजस्थान के जालौर में टीचर नागिन डांस करते हुए देखे गए थे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें देखा गया कि टी शर्ट और पैंट पहने एक महिला टीचर नागिन की धुन पर डांस करने में जुटी है। यही नहीं, रुमाल लिए एक टीचर सपेरा बना है, जो बीन बजाकर नागिन को वश में करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ नागिन ही नहीं, कई और हिंदी गानों पर टीचर नाचते हुए नजर आए, जबकि साथ खड़े दूसरे शिक्षक इसे देखकर ठहाके लगाते दिखे और वीडियो बनाते देखे गए। बताया गया कि डांस का ये वीडियो 10 दिन पहले का है, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने इस पर कार्रवाई की है और कई टीचर्स को निलंबित कर दिया गया। अब वीडियो को देखने से तो लग रहा है कि इससे जो है शिक्षक की और शिक्षक की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है। ये इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या टीचर्स के इन वीडियो से समाज में गलत मैसेज गया? क्या ये डांस फुहड़ता है या फिर खाली समय में खुद को रिलैक्स करने का जरिया? महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए आरे कॉलोनी में बनने वाले मेट्रो कार शेड के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। विधानसभा चुनाव के दौरान आरे में पेड़ों की कटाई का एक बड़ा मुद्दा बना था। यहां शिवसेना ने बीजेपी के खिलाफ जाकर आरे में पेड़ों की कटाई का विरोध किया था। मुख्यमंत्री पद संभालते ही उद्धव ठाकरे ने आरे पर बड़ा फैसला किया और मेट्रो कार शेड के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी। साथ ही अगले आदेश तक पेड़ काटने पर भी रोक लगा दी गई है, लेकिन इसकी वजह से मेट्रो के दूसरे काम में कोई रोक नहीं लगाई गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि करदाताओं के फैसले के हिसाब से काम किया जाना चाहिए। आरे में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई का पर्यावरणविदों के साथ साथ कई सामाजिक संगठनों ने भी विरोध किया था। इंदौर में अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ इंदौर की कोर्ट में 10 लाख रुपए का एक चेक बाउंस होने का केस दर्ज किया गया। कोर्ट ने अमीषा पटेल के खिलाफ नोटिस जारी कर 27 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ के जीएनपुर इलाके में ऑटो और बस के बीच टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। हैदराबाद में एक कार हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र घायल हो गया। कार के खंभे से टकरा जाने की वजह से हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अवैध खनन के दौरान हथियार के साथ निगरानी किए जाने का एक वीडियो वायरल हो गया। ग्रामीणों ने विरोध करने पर हथियार से धमकाने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के दतिया में शीतला माता मंदिर की जमीन पर कब्जा होने का आरोप लगाकर एक पुजारी पानी की टंकी पर चढ़ गया और कूद जाने की धमकी दी, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए चतरा से 7 नक्सल प्रभावित इलाके के लिए पोलिंग पार्टियों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से भेजा गया। महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार 30 सितंबर को दोपहर 2 बजे विधानसभा में बहुमत हासिल कर सकती है। उद्धव ठाकरे सरकार के बहुमत हासिल करने के बाद महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार 3 दिसंबर को किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में प्याज का दाम 100 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया, जिससे लोग प्याज खरीदने से बच रहे हैं। ये 15 रुपए पाव बेच रहे, 120 रुपए किलो बेच रहे, 60 रुपए आधे किलो बेच रहे। महंगी दाल लेके करेंगे क्या, ये बताओ।
शताब्दी, वंदे मातरम, राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों के 3 घंटे से अधिक लेट होने पर रेलवे यात्रियों के खान-पान का खास ध्यान रखेगा। इसके लिए IRCTC ने नया मेन्यू जारी कर दिया है, जो 1 दिसंबर से लागू होगा। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले में बनने वाले देश के सबसे बड़े जेवर हवाई अड्डे को बनाने का ठेका ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG को दिया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को बिग बाजार संचालित करने वाली कंपनी फ्यूचर रिटेल में 3.58% की हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है। इस वजह से कंपनी के शेयरों में 13% का उछाल देखने को मिला। संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। देश में कई जगह यूथ कांग्रेस ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। लेकिन दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी जी के भेष में सड़कों पर उतरे और साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथों में लाठी थी। ये कार्यकर्ता गांधी जी वाला चश्मा और धोती भी पहने हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में प्रज्ञा ठाकुर विरोधी पोस्टर लिए हुए थे, जिनमें ये कैसी सरकार तुम्हारी, आतंकी प्रज्ञा से कर तैयारी जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के विवादास्पद बयान के बाद एक और जहां संसद में भी हंगामा चल रहा है, वहीं सड़क पर भी इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद रोड पर ये धरना शुरू हुआ है इंडियन यूथ कांग्रेस का। ये लोग प्ले कार्ड्स के साथ, झंडों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, एक तरीके से कहें कि धरने पर बैठे हुए हैं। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर सांसद साध्वी प्रज्ञा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और पूछा कि जब कई बार साध्वी प्रज्ञा बापू का अपमान कर चुकी हैं, तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। जो प्रज्ञा ठाकुर ने संसद के पटल पर जो कहा, उसको लेकर भारतीय युवा कांग्रेस आज पार्लियामेंट की तरफ जा रही है। एक हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है ये, और उन्होंने पहले भी इस प्रकार की बातें बहुत बार कही हैं। ये नहीं है कि उन्होंने पहली बार ऐसा कहा है, लेकिन बीजेपी की पार्टी की तरफ से हमेशा आता है कि हम उनसे, उनके जो उन्होंने कहा उससे हम अपने आप को अलग करते हैं। लेकिन फिर वही महिला बार बार आकर दोबारा उन्हीं बातों को कह रही है। उसको लेकर आज हम प्रज्ञा ठाकुर का इस्तीफे की मांग करते हैं। इसके अलावा यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साध्वी प्रज्ञा के बहाने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा और दावा किया कि साध्वी प्रज्ञा पर उनकी चुप्पी ऐसी विचारधारा को बढ़ावा देती है। वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर किसी पार्टी, किसी दल, किसी व्यक्ति नहीं, एक सोच के ऊपर आरोप लगाया है। जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र की मंदिर में, जिसमें उनको अपमानित किया जा रहा है, उस लोकतंत्र की मंदिर का बुनियाद रखा, उस लोकतंत्र के मंदिर में उनके ऊपर से बात की जा रही है और उस लोकतंत्र का मुखिया मौन है। ये तो शर्म की बात है। वो व्यक्ति अब तक मेंबर कैसे उस सदन का, उसके ऊपर स्पीकर को अभी इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द हो। हालांकि सदन में साध्वी प्रज्ञा ने अपने बयान पर सफाई दी और नाथूराम गोडसे पर दिए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का दावा किया। लेकिन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता साध्वी प्रज्ञा को संसद से बाहर निकालने पर अड़े दिखे। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की संयुक्त सरकार के गठन के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाविकास आघाड़ी को राहत देते हुए गठबंधन को अपवित्र बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अशोक भूषण ने भी कहा कि प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस में कोर्ट क्यों दखल दे। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को गठबंधन से नहीं रोक सकते। अगर याचिकाकर्ता की दलील मान ली जाए तो फिर देश में कोई लोकतंत्र रहेगा ही नहीं। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि हमने कर्नाटक मामले में फैसले में कहा है कि संवैधानिक नैतिकता राजनीतिक नैतिकता से अलग है। राम मंदिर न्यास के सदस्य रामविलास वेदांती ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अब उद्धव सोनिया गांधी के इशारे पर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व के रास्ते से भटकने का आरोप भी लगाया। शिवसेना से ये आशा नहीं थी, बल्कि शिवसेना के काफी संख्या में लोग, शिवसेना को वोट देने वाले लोग ही उद्धव ठाकरे का विरोध करना शुरू कर दिए हैं। जिन्होंने वोट दिया था राम के नाम पर, जिन्होंने वोट दिया था हिंदुत्व के नाम पर, जिन्होंने वोट दिया था धर्म के नाम पर, जिन्होंने वोट दिया था राष्ट्रवाद के नाम पर, जिन्होंने वोट दिया था भारतवाद के नाम पर, अब वो इटलीवाद के नाम पर, अब वो राम विरोधी वाद के नाम पर चल रहे हैं। ये दुखद घटना है जिसका खामियाजा शिवसेना को महाराष्ट्र में भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में 6 फर्जी नक्सली गिरफ्तार किए गए।
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मुठभेड़ में पुलिस ने 6 फर्जी नक्सलियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है, जिन्होंने महज शौक के लिए 10 से अधिक सरपंचों से 17 लाख रुपए की वसूली की थी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक महिला को गिरने से वहां मौजूद रेलवे पुलिस के जवान बालकृष्ण ने बचा लिया। आगरा के एतमादपुर थाना इलाके में बीच सड़क पर पुलिस गाड़ी के सामने ही एक युवक की कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। दिल्ली के मंडावली इलाके में एक युवक पिस्तौल से फायरिंग करते हुए किसी का पीछा करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के मुरादनगर टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने टोल कर्मियों से बदसलूकी की और बिना टोल दिए बैरियर तोड़कर अपनी कार को भगा ले गए। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन पर खड़ी ऋषिकेश दिल्ली पैसेंजर एक्सप्रेस की बोगी में एक युवक ने आग लगा दी, जिस पर जल्द काबू पा लिया गया। पुलिस के मुताबिक पहचान पत्र नहीं बनने की वजह से युवक परेशान था। बिहार की राजधानी पटना में एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर रामविलास पासवान और चिराग पासवान समेत कई नेता शामिल हुए। अयोध्या भूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गलत प्रचार करने पर भारत ने यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। आगरा में प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के चलते आम जनता ने परेशान होकर प्याज की खरीदारी में कमी कर दी। 60 रुपए किलो बिक रही है प्याज और महंगाई दिन का दिन बढ़ती जा रही है। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2020 से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए परीक्षा फीस 750 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारी मात्रा में ओले गिरने से सड़कें फट गईं, फसलों को भारी नुकसान हुआ। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मुनस्यारी में भारी बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। साथ ही इलाके में ठंड भी बढ़ गई है, जिसका सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने निवेश के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती को जरूरी बताया। प्रज्ञा ठाकुर के गोडसे पर दिए बयान से सियासी घमासान मचा है, लेकिन उनका विरोध करते हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक गोवर्धन डांगी ने विवादित बयान दिया और उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को जिंदा जलाने की धमकी तक दे दी। संसद में बैठकर भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर वो कहती है कि वो देशभक्त था, वो हत्यारा देशभक्त था। इससे घिनौनी और इससे खराब बात मेरी जिंदगी सबको भूल सकती। मैं आज इस बात का बहुत हम सब मिलकर के बहुत घोर निंदा करते हैं उस प्रज्ञा ठाकुर का। पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को कभी आई भी तो साक्षात जला भी नहीं पड़। अमेरिका के न्यूयॉर्क में थैंक्सगिविंग डे परेड निकाली गई। इस दौरान सड़कें सतरंगी रंग में रंग गई। परेड में सबसे पहले लड़कियां सड़कों पर नाचती गाती नजर आईं, जिसके बाद बैलून शो भी देखने को मिला, जिसमें तरह तरह की आकृतियां दिखाई। इसके बाद झांकियां निकाली गई, जहां कलाकार झूमते गाते नजर आए। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई थी, जो कलाकारों का अभिवादन कर रहे थे। थैंक्सगिविंग डे दुनिया के कई देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसे शॉपिंग को समर्पित दिन माना जाता है। खासतौर पर अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ा शॉपिंग इवेंट माना जाता है। नोएडा में पुलिस और साइबर सेल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सेक्टर 6 में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारा और मौके से 45 लोगों को हिरासत में ले लिया। पकड़े गए आरोपियों में 22 युवक और 23 युवतियां शामिल हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से काफी संख्या में कंप्यूटर सहित अन्य सामान और कैश जब्त किया है। ये लोग नामी कमर्शियल कंपनी में छूट का झांसा देकर लोगों से अपने अकाउंट में पैसे जमा करा लेते थे। एक कॉल सेंटर पकड़ा गया है, 45 लोग उसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 20 पुरुष हैं, 23 उसमें लड़कियां हैं। करीब 1-1.5 वर्ष से चल रहा था और उनके पास ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का डेटा उपलब्ध था और उन्हीं को ये लोग कॉल करके फर्जी प्रलोभन देके और अकाउंट्स में अपने पैसे करा लेते थे। इसमें 45 लोग गिरफ्तार हुए। तो मेन जो इसका मालिक है वो भी गिरफ्तार हो गया। ये मालिक फरार है, वो भी जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। दिलीप सरोज नाम का व्यक्ति है, जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। पकड़े गए सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद फर्जीवाड़े के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। फिलहाल गैंग का मास्टरमाइंड फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस छापे मार रही है। खास बात यह है कि कॉल सेंटर को रजिस्टर भी नहीं कराया गया था और फर्जीवाड़े का गोरखधंधा चल रहा था। रांची में एक छात्रा के गैंगरेप मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चुनावी समर में चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था के बीच झारखंड में गैंगरेप की इस घटना ने सनसनी फैला दी है।
फोटो अच्छा से लाइन से लेना है। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने गैंगरेप के सभी 12 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मुंह को ढके गिरफ्तार इन 12 आरोपियों के पास से एक कार, एक बाइक, एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 3 गोलियां, एक देसी कट्टा, 8 मोबाइल और पीड़िता का छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। जानकारी के मुताबिक 26 नवंबर की रात लॉ कॉलेज की एक छात्रा अपने दोस्त के साथ रिंग रोड के किनारे खड़ी थी। इसी दौरान कुछ लड़के आए, दोस्त के साथ मारपीट कर छात्रा को पास के ईंट के भट्टे पे ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। सभी 12 युवक मारपीट कर छात्रा को पास के ईंट के भट्टे पे ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद छात्रा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सभी 12 आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। सभी 12 युवकों द्वारा उस लड़की के साथ उस युवती के साथ गैंगरेप किया गया। इस घटना की जानकारी कल हमें मिली जब युवती ने कांके थाना पर आकर इस कांड को इस केस को रजिस्टर करवाया। इसके बाद कल रात से हमने छापामारी शुरू की और आज सुबह तक संग्रामपुर गांव के ही 12 युवकों को अरेस्ट किया गया है। सवाल यह है कि झारखंड में पहले चरण के चुनाव के मद्देनजर रांची में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। उसके बाद भी ऐसी घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं। बताया गया कि आरोपियों ने जहां से लड़की का अपहरण किया था वो मुख्यमंत्री आवास से 8 किलोमीटर दूर थी। और अब चलते चलते आज का गीत। आज बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी विशाल शेखर के शेखर रविजियानी का जन्मदिन है। विशाल शेखर के संगीत से सजी सलमान खान की फिल्म सुल्तान के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।